Dear student, hope you will be fine. Today we will study about the pulse code modulation technique in speech compression. पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमारे पास में तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉसी इन्फॉर्मेशन होता है और कोडिंग होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। जो भी हमारी सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, उनको पहले एनकोड किया जाता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन में, देन उनको डिकोड करके दोबारा उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आया जाता है बिफोर ट्रांसमिटिंग। इसके बाद आपको ये बताया गया था कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉसी टाइप की होती है। मींस कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाती है। कोडिंग बेसिकली जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम वेरिएबल लेंथ में या फिर फिक्स लेंथ में रिप्रेजेंट करते हैं और यही हमारी हफमैन कोडिंग कहलाती है, जिसका कि यूज़ हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में करते हैं। यहाँ पे कोडिंग से बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे शॉर्ट सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, एज वी नो डैट PCM इज़ ए जनरल टर्म। ये हमारी एक जनरल टर्म है जिसका यूज़ किया जाता है सैम्पलिंग में और क्वांटाइजेशन में, और ये सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन ही आपकी क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। स्पीच कंप्रेशन में रिफर्स टू स्पीच एनकोडिंग। स्पीच कंप्रेशन में हम स्पीच की एनकोडिंग करते हैं, स्पीच की डिकोडिंग करते हैं। स्पीच एनकोडिंग यहाँ पे कंप्रेशन फॉर ट्रांसमिशन और स्टोरेज, यहाँ पर कंप्रेशन किया जाता है जिससे कि हम प्रॉपरली ट्रांसमिशन कर सकें, प्रॉपरली स्टोरेज कर सकें। यहाँ पे कंप्रेशन करने के बाद में आपने नॉर्मली देखा होगा कि हमारे पास अगर 3-4 फाइल्स हैं जिनका साइज़ अगर 20 MB का है और आप उसे अगर कंप्रेस कर देते हैं तो वो साइज़ अराउंड 13 MB तक हो जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे मेमोरी स्पेस भी कम लगेगा। सेकेंडली, पॉसिबली टू एन अनइंटेलिजिबल स्टेट विद डीकम्प्रेशन यूज प्रायर टू प्लेबैक। देखिए, अगर आप उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो हम उसको दोबारा क्या कर देते हैं? डीकम्प्रेस कर देते हैं, तो वो डेटा जो भी है आपका वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम कंप्रेस्ड स्पीच होती है। अगर आप वॉइस को कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप वॉइस को भी कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर हम इमीडिएट प्लेबैक देख सकते हैं। और इमीडिएट प्लेबैक करने के लिए आप उसको दोबारा डीकम्प्रेशन टाइम में लेके आते हैं। टाइम कंप्रेशन स्पीच से हमारा बेसिकली मतलब ये है कि वहाँ पे हमें डीकम्प्रेशन नहीं करना होगा, वहाँ पे हम रियल टाइम में ऑडियो को प्लेबैक कर सकते हैं। नाउ अगर हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात करें स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमारा ऑडियो से डिजिटल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिग्नल का, उसको सबसे पहले हम म्यू लॉ से फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारा म्यू लॉ है ये एक कंपेंडिंग एल्गोरिथम है जिसका बेसिक यूज़ ये है कि जो हमारी 8 बिट यानी कि 1 बाइट पल्स कोड मॉड्यूलेशन होगा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। मींस यहाँ पर 8 बिट का यूज़ किया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मींस अगर आपको एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ज़न करना है या फिर डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ज़न करना है तो यहाँ पर आपको 8 बिट पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज़ करना होगा, डेट इज़ म्यू लॉ। तो देखिए, जो म्यू लॉ है उसमें आपको ये बताया गया है कि म्यू लॉ में जो भी सिग्नल होता है उसकी एनकोडिंग की जाती है, क्योंकि जो स्पीच है इसकी एक वाइड डायनेमिक रेंज है। मींस आप ये नहीं कह सकते कि ये एक स्टैटिक रेंज में आती है। कहीं कहीं आपको वॉइस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंक्रीज़ है, कहीं पे वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, कहीं पे मिड रेंज में वॉल्यूम आता है। तो मींस यहाँ पे आपको डायनेमिक बिहेवियर देखने को मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे कंपेंडिंग एल्गोरिथम्स हैं, ये जो हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं इनका जो बेसिक वर्क होता है कि जो भी डायनेमिक रेंज है किसी भी ऑडियो सिग्नल की उसको रिड्यूस करना। रिडक्शन से
हमें फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो बिट साइज़ कम होता है और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हमें एक जो बिट रेट होता है जिसके थ्रू आपका वॉइस या ऑडियो ट्रैवल करेगा उसकी रेंज भी कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, ओनली देन इन पीसीएम अगर हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात करें तो इसमें यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन अप्लाई किया जाता है। मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन बेसिकली एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर रेंज में सैंपल साइज़ लेते हैं और उनके बेसिस पे आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप कंपाउंडिंग का यूज़ नहीं करेंगे, ये कंपाउंडिंग नहीं है, आपको ये ध्यान रखना, ये कंपाउंडिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। अगर आपने कंपाउंडिंग का यूज़ नहीं किया तो जो हमारे पास में मिनिमम सैंपल साइज़ आएगा, मतलब एक सबसे लोएस्ट लिमिट होती है कि अगर हम इस लोएस्ट लिमिट से नीचे जाते हैं तो वहाँ पे स्पीच का हम रिकग्निशन नहीं कर पाएंगे। तो जो मिनिमम सैंपल साइज़ हमें यहाँ पे मिलता है वो हमारा 12 बिट्स का होता है। और यहाँ पर जो बिट रेट होता है मोनो स्पीच के लिए, यहाँ पे हम मल्टीपल स्पीचेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल एक सिंगल स्पीच की बात कर रहे हैं, उसके ट्रांसमिशन 24 किलोबाइट पर सेकेंड होता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपाउंडिंग का यूज़ कर लें तो यहाँ पर हम नॉर्मली सैंपल साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं 8 बिट्स में, और जहाँ पे हमें सेम लेवल ऑफ क्वालिटी मिल जाएगी और उसका जो बिट रेट होगा वो आपका 160 किलोबाइट्स पर सेकेंड होगा। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम वीडियो को कंप्रेसिंग करते हैं, तो देखिए कंप्रेसिंग में हमारे पास में लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और हाई क्वालिटी कंप्रेशंस आते हैं। तो हाई क्वालिटी कंप्रेशंस में आपको सेम क्वालिटी मिलती है, बट वहाँ पे जो फ्रेम साइज़ होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है और बिट रिडक्शंस भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, वॉइस के लिए जो स्टैंडर्ड अप्रोच है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल की वो 4 किलोहर्ट्ज़ की होती है। मीन्स स्टैंडर्ड अप्रोच एज्यूम दैट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल we want to reproduce is about 4 किलोहर्ट्ज़। मीन्स स्टैंडर्ड अप्रोच में आप 4 किलोहर्ट्ज़ का ऑडियो सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर द सैम्पलिंग रेट इज़ ओनली 8 किलोहर्ट्ज़। इट मीन्स यहाँ पे जो सैम्पलिंग रेट होगा वो आपका 8 किलोहर्ट्ज़ का होगा। देखिए, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में है, आपको पहले बताया गया है कि जो नाइक्विस्ट थ्योरम होती है उसमें हम डबल द साइज़ लेते हैं, मीन्स डबल सैम्पलिंग रेट वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं। एंड द कंपेंडेड बिट रेट, जो हमारे पास में कंपेंडेड बिट रेट मिलेगा वो उसका साइज़ कितना हो जाएगा, 64 kbps हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट रिमेंबर रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बिकॉज ओनली साउंड अप टू 4 किलोहर्ट्ज़ आर टू बी कंसिडर्ड। जैसा कि आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे हम केवल 4 किलोहर्ट्ज़ का साउंड कंसीडर करेंगे। ऑल अदर कंटेंट मस्ट बी नॉइस, और जितना भी कंटेंट होगा, अदर फ्रिक्वेंसी जितनी भी आ रही होंगी वो सारा का सारा क्या होगा, नॉइस कंसीडरेशन होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं वी मस्ट रिमूव दिस, हमें ये एक्स्ट्रा साउंड को क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि ये जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी कंटेंट है इसको हम रिमूव करेंगे एनालॉग इनपुट सिग्नल में से। और यहाँ पे बेसिकली इसका जो रिमूवल होगा उसमें हम एक बैंड लिमिट सेट कर देते हैं कि 4 किलोहर्ट्ज़ से लेके 8 किलोहर्ट्ज़ तक हमें साउंड को इनपुट सिग्नल्स कंसीडर करना है, और जितनी भी इस बैंड लिमिट के एबव साउंड फ्रिक्वेंसी अगर हमें मिलती है तो वो हमारा एक्सट्रेनियस साउंड होगा। नाउ स्टूडेंट, सेकेंडली हम ये कह सकते हैं वंस वी अराइव एट ए प्लेस, मतलब हम किसी एक पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ पर हमारे पास में हमें पल्स सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, परफॉर्म करना है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन एंड कंस्ट्रक्ट आउटपुट एनालॉग सिग्नल। देखिए, आप जब भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे स्पीच रिकग्निशन में या फिर ऑडियो में, तो पहले क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है। देन आफ्टर डैट जब कंप्रेशन होगा, इसके बाद में दोबारा आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स,
देखिए यहाँ पे आपको एक एक्स वाई एक्सेस पे एक आपको चार्ट बनाया गया है। बेसिकली ये क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है। नाउ ये हमारे ओरिजिनल सिग्नल्स हैं, ये हमारी एक वेव फॉर्मेशन हो रही है, हमारे पीसीएम सिग्नल्स होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो भी हमें सिग्नल्स मिलते हैं वो एक इफ़ेक्टिवली स्टेयर केस में मिलते हैं, और ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो आपके डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं उनमें हमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल्स का भी कॉम्बिनेशंस होता है, बट यहाँ पे हमें एक शार्प कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं। मींस यहाँ पे हमें हाइयर फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है, और ये जितनी भी हाइयर फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी एक्सट्रेनियस फ्रिक्वेंसी होती है। मींस हमें इसको कंसिडर नहीं करना है। स्टूडेंट इसके लिए हम करते क्या हैं कि जो भी हमारा आउटपुट सिग्नल आया उसको हम लो पास फिल्टर्स के थ्रू पास करेंगे, और इससे क्या होगा कि जो फ्रिक्वेंसीज़ होंगी, जो हाइयर फ्रिक्वेंसीज़ होंगी वो कंसिडर नहीं की जाएंगी, और ऑटोमेटिकली हमारे पास में एक प्रिफर्ड फ्रिक्वेंसी के इनसाइड हमें अपना आउटपुट मिलेगा, और हम ओरिजिनल मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को रिटेन कर देंगे। देखिए जैसे आपको ये चार्ट दिखाया गया है, ये हाई फ्रिक्वेंसीज जो होंगी इन सबको रिमूव कर दिया जाएगा, और इस तरीके से ये आपका एक वेव फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा एक ओरिजिनल साउंड है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इनपुट एनालॉग स्पीच का एक सिग्नल मिला, एनालॉग सिग्नल मिला, हमने बैंड लिमिट फिल्टर्स लगा दिए। मींस जो हाइयर फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद में म्यू लॉ का कंप्रेशर लगाया गया, फिर हमने एक लीनियर पल्स कोड मॉड्यूलेशन लगाया। अब दोबारा जो भी हमारे पास में यहाँ पर डिजिटल, देखिए यहाँ पे डिजिटल ऑडियो और स्पीच हमें देखने को मिला, इसको हम दोबारा कन्वर्ट कर देंगे एनालॉग में। अब जो हमने म्यू लॉ के थ्रू कंप्रेशन किया था वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। फिर हम इसको लो पास फिल्टर्स के थ्रू पास करेंगे, और हमें हमारे पास में न्यूली आउटपुट एनालॉग स्पीच सिग्नल मिल जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये देखने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एनकोडिंग भी होती है और डिकोडिंग भी होती है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको एनकोड कर रहे हैं। एनकोड करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको डिकोड कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम इसको लो पास फिल्टर्स के थ्रू पास करते हैं तो जो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this lecture. Thank you very much.